नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सांगवान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों एमएसए पे लगभग हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। एमएसए पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था स्टेबिलिटी क्या होती है, बायस क्या होती है, लीनियरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को हमने डिस्कस किया है डिटेल में विद एग्जाम्पल और विद ग्राफ के साथ में। और एमएसए पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया है स्टेप्स एंड प्रोसीजर ऑफ परसेंटेज गेज आर एंड आर। जब भी हम वेरिएबल एमएसए में हम परसेंटेज गेज आर एंड आर करते हैं तो उनके क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं। और जब भी हम वेरिएबल गेज आर एंड आर करते हैं तो वेरिएबल गेज आर एंड आर करने के कौन से मेथड हैं, कौन से मेथड को IETF रिकमेंड नहीं करता है, ये सब हमने पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर रिगार्डिंग एमएसए के रिगार्डिंग इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, वीडियो यूज़फुल लगे, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं यार, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एमएसए और पर्पज़ ऑफ एमएसए। हम एमएसए क्यों करते हैं, पर्पज़ क्या होता है एमएसए करने का। तो दोस्तों एमएसए करने का यही पर्पज़ होता है कि जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है उसमें हम रिपीटेबिलिटी एरर और रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर को चेक करते हैं। रिपीटेबिलिटी एरर का मतलब यह है कि इक्विपमेंट वेरिएशन कितना है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब यह है कि एप्रेजर वेरिएशन कितना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाउ टू डू सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग मेजरमेंट। ये इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन कैसे करोगे। तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन करने का एक थंब रूल होता है एमएसए का कि जो आप इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन करोगे मेजरमेंट करने के लिए उसका जो लीस्ट काउंट है वो टोटल टॉलरेंस का 1/10 होना चाहिए। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई पार्ट का डाया है 20 mm का और टॉलरेंस दी हुई है ±10 माइक्रोन। तो टोटल टॉलरेंस कितनी हो गई हमारे पास 20 माइक्रोन। हम इसका 1/10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.002 माइक्रोन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ भी पार्ट में आपकी टोटल टॉलरेंस 20 माइक्रोन मिले वहाँ पर आप 2 माइक्रोन के लिस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट या उससे कम वाला लिस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हो मेजरमेंट करने के लिए। अब दोस्तों मैं इसी डायमीटर की टॉलरेंस को मैं चेंज कर देता हूं और यहाँ पर मैं कर दी ±50 माइक्रोन की। तो यहाँ पर टोटल टॉलरेंस कितनी हो गई 0.1 की। अब हम इसका 1/10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.01 mm। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर भी टोटल टॉलरेंस आपको 0.1 मिले वहाँ पर 10 माइक्रोन या 10 माइक्रोन से कम वाला लिस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर सकते हो। इस केस में आप वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हो मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि लीस्ट काउंट 10 माइक्रोन होता है वर्नियर कैलिपर का। इस केस में आप वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ही 10 माइक्रोन होता है और यहाँ पर जो लीस्ट काउंट निकल के आया है वो आया है 0.02 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज गेज आर एंड आर। दोस्तों जब भी हम वेरिएबल एमएसए करते हैं तो उसमें हम परसेंटेज गेज आर एंड आर को कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज गेज आर एंड आर कैलकुलेट करने का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आपका परसेंटेज गेज आर एंड आर 10% या उससे कम आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है। अगर 10% से 30% के बीच में है तो कंडीशनली एक्सेप्ट है। अगर मोर देन 30% आ रहा है तो आपका एमएसए रिजेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिवनेस, फॉल्स अलार्म, मिस रेट एंड कपा। जब भी हम एट्रीब्यूट एमएसए करते हैं तो एट्रीब्यूट एमएसए में हम इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, फॉल्स अलार्म चेक करते हैं, मिस रेट चेक करते हैं और कपा की वैल्यू चेक करते हैं। तो इनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है इफेक्टिवनेस का मोर देन 90%, फॉल्स अलार्म का लेस देन 5%, मिस रेट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है लेस देन 2% एंड कपा को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो मोर देन 75% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि टाइप्स ऑफ एमएसए। एमएसए कितने प्रकार के होते हैं। तो एमएसए 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम एट्रीब्यूट एमएसए करते हैं, दूसरा हम वेरिएबल एमएसए करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इन विच क्लोज ऑफ IATF 16949 रिक्वायरमेंट ऑफ एमएसए इज गिवन। ये कह रहा है कि IATF के कौन सी क्लोज में एमएसए की रिक्वायरमेंट को दिया हुआ है। तो 7.1.5.1.1 में जो है एमएसए की रिक्वायरमेंट को दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज द स्टेबिलिटी, बायस, लीनियरिटी, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। को आपसे कुछ भी पूछ सकता है। स्टेबिलिटी को पूछ सकता है क्या होता है कि बायस को पूछ लेगा, या लीनियरिटी पूछ सकता है, एक्यूरेसी पूछ सकता है, प्रिसीजन पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके लिए हमने पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया हुआ है दोस्तों। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है विद डिटेल में और विद एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से, आप जाके चेक कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ बायस एंड लीनियरिटी। जब भी हम बायस चेक करते हैं और लीनियरिटी चेक करते हैं तो वो कहाँ तक एक्सेप्टेबल होता है। तो ये भी एक एमएससी का थंब रूल है कि जब भी आप बायस और लीनियरिटी चेक कर रहे हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है उससे कम या उसके बराबर होना चाहिए, बायस और लीनियरिटी दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेथड्स ऑफ डूइंग वेरिएबल एमएसए। वेरिएबल एमएसए करने के कौन कौन से मेथड होते हैं दोस्तों, इसको भी हमने पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। पहला मेथड है रेंज मेथड, दूसरा मेथड है रेंज एंड एवरेज मेथड, और तीसरा मेथड होता है एनोवा मेथड। इन 3 तरीकों से हम वेरिएबल एमएसए चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द करंट एडिशन ऑफ एमएसए। एमएसए का अभी करंट एडिशन कौन सा चल रहा है, तो करंट एडिशन अभी 4th एडिशन चल रहा है जो कि जून 2010 में आया था। थर्ड एडिशन हमारा आया था मार्च 2002 में। सेकंड एडिशन आया था 1995 फरवरी में, और जो एमएसए की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1990 में हुई थी, फर्स्ट एडिशन आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि परसेंटेज गेज आर एंड आर विल डोंट टेल यू हाउ वेल रिपीटेबिलिटी इज सेंटर्ड। इज इट पॉसिबल टू अप्लाई सीपीके प्रिंसिपल टू एस्टिमेट द डेविएशन टू डिटरमाइन द मार्जिन ऑफ स्पैक लिमिट। यहाँ पे ये कह रहा है कि परसेंटेज गेज आर एंड आर जो है वो आपको रिपीटेबिलिटी नहीं बताएगा कि आपकी रिपीटेबिलिटी जो है वो कितना सेंटर में है प्रोसेस के में। तो क्या हम उसके लिए सीपी के वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको रिपीटेबिलिटी पता होनी चाहिए कि रिपीटेबिलिटी क्या होती है और इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों रिपीटेबिलिटी एक अलग टर्म है और सीपी के वाला जो प्रिंसिपल है वो एक अलग टर्म है। सीपी के में आपको पता होता है कि एक तरफ अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट होती है, दूसरी तरफ लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट होती है, और इसके बिहाफ पे हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोसेस कितना सेंटर में है या किधर शिफ्ट है। ठीक है, लेकिन रिपीटेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। रिपीटेबिलिटी हम किसी नॉन वैल्यू के रेस्पेक्ट में उसी वैल्यू को बार बार सेम इंस्ट्रूमेंट से सेम ऑपरेटर चेक करता है कि वो कितनी आ रही है। सपोज दैट ये कोई भी हमारी नॉन वैल्यू है जो कि 10 mm है, और इसके रेस्पेक्ट में हमने सेम ऑपरेटर से सेम इंस्ट्रूमेंट से हमने बार बार चेक किया, तो इसका जो एवरेज आया, जो एक्चुअल वैल्यू आई एवरेज, वो आई 10.01। अब जो ये डिफरेंस है 10 माइनस 10.01 यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, जो डिफरेंस है कितना आया 0.01, ये आपकी आ गई रिपीटेबिलिटी। यानी कि ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपकी रिपीटेबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर हम सीपी के वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हम बायस या लीनियरिटी को हम चेक कर सकते हैं रिपीटेबिलिटी चेक करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो दोस्तों। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कमेंट आपका, वीडियो हमारा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।